अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तोकीर हुसैन। व्यूअर्स, पर्पस ऑफ मेकिंग दिस चैनल के शॉर्ट की डिटेल के साथ आपके सामने हूं। व्यूअर्स तकरीबन 252 शॉर्ट्स और 65 डिटेल्ड वीडियोस बनाने के बाद आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। व्यूअर्स, चैनल का नाम है इंग्लिश लर्निंग विद तोकीर हुसैन। अब चैनल के इस टाइटल नेम के हिसाब से इसकी एक डिस्क्रिप्शन आपको नजर आएगी चैनल के टाइटल पेज पे, जिसमें मैंने ब्रीफ सा इंग्लिश के बारे में जो बताना चाहिए, जो रियलिस्टिकली इंग्लिश के बारे में बताना चाहिए, वो मैंने वहां पे बता दिया है। व्यूअर्स, यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने ये क्लेम किया है कि आप मेरे साथ इंग्लिश लर्न करें। इसका पर्पस ये हरगिज नहीं है कि मेरे लिए इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कोई स्टेटस सिंबल है। बावजूद इसके कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पर्सनल यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट को बहुत ज्यादा ग्रूम करती है और ग्रो करती है, मगर मैंने इसको कभी भी स्टेटस सिंबल के तौर पे नहीं लिया, इसलिए कि ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो पंजाबी है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो कि इंसान जब पैदा होता है तो अपनी मां की गोद में अपनी मां की जुबान से सुनता है, अपने बाप के मुंह से सुनता है और अपने बहन भाइयों के मुंह से सुनता है। वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस इंसान सीखता है ना, वो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, और हमारे लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का चैनल बनाने का मेन पर्पस जो है वो ये है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ स्टडी है, द लार्जेस्ट मीडियम ऑफ स्टडी, यानी कि एजुकेशन अटेन करने का ये मीडियम है, जरिया है। लिहाजा इस बात को ज़हन में कभी ना रखिएगा कि मैं इसको एज ए स्टेटस सिंबल के तौर पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं या इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब व्यूअर्स, जब चैनल बनता है ना तो उसमें मुख्तलिफ शॉर्ट्स और मुख्तलिफ वीडियोस के हिसाब से, क्योंकि चैनल का नाम ये जरूर है कि इंग्लिश लर्निंग विद तोकीर हुसैन, मगर मैंने इसके टैग्स 15 किस्म के रखे हुए हैं। उन 15 टैग्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। और बाकी के भी जो टैग्स है ना, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, कल्चरल इश्यूज हो गए, ये सारे भी एजुकेशन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। सारा गेम ही एजुकेशन का है। अब व्यूअर्स, जब एजुकेशन मेरा मेन एम है इसको डिस्कस करना, इसके बारे में बात करना, तो सबसे पहले वो एजुकेशनल सिस्टम आता है जो कि मेरी ज़मीन पाकिस्तान का है, जिसमें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 62 साल गुजारे हैं। 62 ईयर्स थोड़े नहीं होते। इस ज़मीन का मैंने 62 ईयर्स शेल्टर लिया है,
प्रोटेक्शन ली है, इसके फायदे उठाए हैं, इसका खाया है, इसकी नेमतों से फायदा उठाया है। ये मदरलैंड है। इंसान जहां रहता है ना, जहां पैदा होता है, खास तौर पे जहां पैदा होता है, वो उसकी मदरलैंड होती है। इसलिए व्यूअर्स, मैंने इस चैनल पे इंग्लिश का एजुकेशन में क्या रोल है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। और मैंने बताया है, अब तक बाद में बताया है, मैंने स्टार्टिंग की है एजुकेशन से। और मैंने अपनी इस जमीन की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और मैंने 3 किस्म के क्लेम्स किए हैं। पहला क्लेम मैंने ये किया है कि मेरे कंट्री पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसके ऊपर मैंने पहला क्लेम ये किया है कि मैं आपको इसकी द डार्क साइड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान दिखाऊंगा। अब ये पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम को मैंने डार्क क्यों कहा है? यहां डार्क का क्या मतलब है? डार्क के 9 मीनिंग्स होते हैं एडजेक्टिव के तौर पे इंग्लिश में, और डार्क का एक मतलब होता है होपलेस, विदाउट होप, यानी जिसमें से कुछ गेन करने की उम्मीद ना हो, जिसका कोई प्रॉपर रिजल्ट निकलने की उम्मीद ना हो। यानी मैंने इस एजुकेशनल सिस्टम को ये क्लेम किया है कि ये जिस तरीके से ये बनाया गया हुआ है और ये चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। दिन ब दिन ये नीचे गिरता गया है और मैं आज आपको इसके प्रूफ्स आपके सामने रखूंगा। इस डार्क साइड ऑफ एजुकेशनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम की मैंने 2 वजूहात आगे रखी हैं अपनी पहली 6 वीडियोस में। जो इसकी 2 वजूहात हैं उनमें से नंबर 1 ये है कि रॉन्ग पैटर्न ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी दुनिया में हर काम की मेथडोलॉजी है, ये ज़हन में रखिएगा। जिन कंट्रीज को आप सिविलाइज्ड कहते हैं, जिन नेशंस को आप सिविलाइज्ड कहते हैं, ठीक है कि नहीं, हमें वो क्या कहते हैं? बाकी के दुनिया के कंट्रीज जो हैं, बहुत ज्यादा मुहज़्ज़ब जुबान में हमें क्या कह देते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उससे ज्यादा थोड़ी सी बेइज्जती करनी हो तो कह देते हैं बैकवर्ड कंट्रीज, ठीक है। और उससे भी ज्यादा बेइज्जती करनी हो ना तो कह देते हैं अनसिविलाइज्ड कंट्रीज। तो व्यूअर्स, पहला मैंने क्लेम ये बीच में किया है, इसकी वजूहात का ये क्लेम किया है कि रॉन्ग पैटर्न ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। वो कैसे है आपको भी प्रूव करता हूं। और रॉन्ग पैटर्न ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी की वजह क्या है? इनकॉम्पिटेंस। किनकी? टीचर्स की। इनकॉम्पिटेंट टीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम। जब टीचर्स ही कॉम्पिटेंट नहीं है, वो टीचर्स ही नहीं है प्रॉपर, तो पैटर्न कहां से सही बनेगा? तो जब पैटर्न ही सही नहीं बनना, टीचिंग पैटर्न, तो एजुकेशनल सिस्टम से रिजल्ट क्या निकलने हैं उसके? फेक सर्टिफिकेशंस, फेक डिग्रीज। अब व्यूअर्स, मैंने जो एड्रेस किया है ना, ये दोबारा ज़हन में बात रख लें, मैंने कहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम। अब आपको एक वर्ड बताता हूं जिसका नाम है द नेशनल करिकुलम, यानी एक टाइटल है जिसका नाम है द नेशनल करिकुलम। अब नेशनल करिकुलम का मतलब डिक्शनरी में क्या है वो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं यहां से। ये देखें व्यूअर्स, द नेशनल करिकुलम इन ब्रिटेन, ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी in all the main subjects that children aged 15 to 16
इन स्टेट स्कूल्स मस्ट फॉलो। व्यूअर्स, 15 से 16 साल तक की उम्र यहां मेंशन की गई है। एक डॉक्टर कितनी एज में जाके बनता है? 23-24 साल में, ठीक है ना। उसका जो है पहले जो 12 साल है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, वो 18 ईयर्स में कंप्लीट होती है। 5 साल उसको लग जाते हैं आगे सिंपल एमबीबीएस करने में, वो 23 साल में बनता है। उसका जिक्र यहां किया गया है। एक इंजीनियर 18 और 4 22 साल में बनता है, उसका जिक्र यहां किया गया है। एक सिविल सर्वेंट एलिजिबल हो जाता है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी तकरीबन कह लें कि 20 साल की एज के बाद वो एलिजिबल हो जाता है उसके। और उसकी एलिजिबिलिटी की जो एज है, उसकी जो अटेम्प्ट्स की जो एज है, वो 30 साल तक है। उसका जिक्र किया गया यहां पे। क्या यहां पे किसी लेवल की यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है? उन्होंने यहां पे ऑक्सफोर्ड की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का जिक्र किया है। यहां पे उन्होंने कैम्ब्रिज की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का जिक्र किया है। यहां पे क्या यहां पे स्टैनफोर्ड की एजुकेशन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, या फिर मास्टर लेवल की होती है, या फिर पोस्ट मास्टर लेवल होती है, या फिर वो पोस्ट एमफिल लेवल होती है जो कि पीएचडी लेवल की होती है, उसका यहां पे जिक्र किया गया। नेशनल करिकुलम कहा गया है उस एजुकेशन को जो कि 5 साल के बच्चे की उम्र से स्टार्ट, बच्चे के 5 साल की उम्र से स्टार्ट होती है। यानी उसका 6ठा साल, बच्चे की एज का 6ठा साल उसका पहला एकेडमिक ईयर होता है, और उसका 16वां साल उसका 11th एकेडमिक ईयर होता है। ये जो स्टेज है एजुकेशन की, मैं इसको भी आपको मजीद इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो पहले 6 साल हैं, यानी 11 साल की एज तक, 5 साल की तो उम्र से स्टार्ट की एजुकेशन स्टार्ट हुई, जो पहले 6 साल हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। और उसके बाद 18 साल तक, 11 साल से लेके 18 साल तक की जो एज है ना, उसको कहा गया है सेकेंडरी एजुकेशन। 18 साल के बाद जो एजुकेशन का प्रोसेस चलता है, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, वो कहलाता है पोस्ट सेकेंडरी या टर्शरी एजुकेशन। अब नेशनल करिकुलम में 11 साल तो हो गए प्राइमरी के एज के, यानी 6 साल 6 एकेडमिक के साल तो हो गए प्राइमरी की एज एजुकेशन के, और उसने 5 साल डाल दिए इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के। हालांकि 16 के बाद अभी 2 साल की सेकेंडरी एजुकेशन बचती है, ठीक है। और अगर आप उसको, फिलहाल मैं आपको सबसे पहले हमारा जो लोकल एजुकेशनल सिस्टम है, मैं उसके हिसाब से आपको बताने लगा हूं। हमारे यहां पे 5 साल का बच्चा अगर दाखिल हो तो उसके आप 10 साल लगा लें, अगर वो फेल नहीं होता बीच में से, तो 15 साल का क्या करता है, वो 10 जमातें क्लियर करता है, जिसको मैट्रिक कहते हैं यहां पे ये, ठीक है। और 2 साल आगे जाके वो इंटरमीडिएट करता है, ठीक है ना, जिसको कि ये एफए या एफएस या आईकॉम या आईसीएस जो भी आप कहते हैं, वो सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे जाके एंड हो जाती है। जबकि इंग्लैंड में जो है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो अगर वहां पे आप इसको लेंगे तो उन्होंने, उनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 1 साल अबव 18 साल तक चलती है। डिवीजन में आपको ऐसे बता देता हूं कि 11 साल तक उनकी मैं आपको डिवीजन आप सबसे पहले बताने लगा हूं। आप जरा उनकी डिवीजन देखिएगा कि वो क्या है। उनके जो पहले 11 साल की एजुकेशन है ना, उसको कहते हैं
की स्टेज एजुकेशन, KS एजुकेशन, KS एजुकेशन, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये देखें, ये मेरे पास मुकम्मल डिटेल पड़ी है, ये द नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड की, ये है जी द नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड। और दूसरे लफ्जों में ये जो नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड है ना, ये कहलाता है की स्टेज एजुकेशन। यहां पे की का मतलब एज एन एडजेक्टिव है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस एजुकेशन के मैं आपको इसकी चारों स्टेजेस बताने लगा हूं। 16 साल की इस एजुकेशन की उन्होंने 4 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा कहलाता है KS1, इसमें एकेडमिक ईयर्स होते हैं पहला और दूसरा साल। दूसरा हिस्सा कहलाता है KS2, उसमें एकेडमिक ईयर्स होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तीसरा हिस्सा कहलाता है की स्टेज 3, KS3, उसके एकेडमिक ईयर्स होते हैं 7वां साल, 8वां साल और 9वां साल। और जो चौथा हिस्सा है जिसकी के एज होती है 14 से लेकर 16 साल तक, और उसके एकेडमिक ईयर्स कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 10वां और 11वां। उसके बाद उनका कैम्ब्रिज के एजुकेशनल सिस्टम में, कैम्ब्रिज के एजुकेशनल सिस्टम के वैसे तो ये जनरल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड है, ये उनका जो जनरल करिकुलम है ना इंग्लैंड का, ये वो है, और ये कहलाता है स्टैट्यूटरी एजुकेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब है फिक्स्ड बाय द लॉ। आपने हर हालत में इसको अटेन करना है। और भाई वहां पे जब अस्पताल में बच्चा पैदा होता है ना, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है उसका डेटा लेने के लिए, और जिस वक्त उसका टाइम ड्यू हो जाता है स्टेट स्कूल में जाने का, मैंने स्टेट स्कूल कहा है, दी नेशनल करिकुलम, वो जब मैंने आपको बताया है ना, तो उसमें स्टेट स्कूल का जिक्र है, रियासत के स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का जिक्र नहीं है उसमें। तो स्टेट स्कूल की तरफ से उसको लेटर या नोटिफिकेशन आ जाता है उसके पेरेंट्स को, उसके एड्रेस पे, कि भाईजान बच्चे को कल से स्कूल भेजना है आपने। स्टेट स्कूल की जो, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की, वो कहलाती है स्टैट्यूटरी एजुकेशन। अच्छा, अब ये तो हो गई स्टेट की तरफ से फिक्स्ड कि इतना तो करना ही करना है, मगर उसको कोई लिमिटेड तो नहीं किया गया ना। उसके बाद आगे आ जाती है एक और स्टेज आ जाती है जिसको वो कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी एजुकेशन। स्टैट्यूटरी आपने हर हालत में लेनी ही लेनी है, नॉन स्टैट्यूटरी की कोई हद नहीं है, वो आप जितनी मर्जी एजुकेशन अटेन करते जाएं। अब 16 साल तक तो स्टैट्यूटरी यानी KS एजुकेशन हो गई। उसके बाद कैम्ब्रिज असेसमेंट सिस्टम में, CAIE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन में उनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, वो कैसे आगे जाके खत्म होती है 16 साल तक की। अब एक और बात सुन लीजिए यहां पे, पहली जो 3 स्टेजेस हैं, KS1, KS2, KS3, 3 स्टेजेस ये हो गई। जो उनकी चौथी स्टेज है ना, KS4, जिसमें के 10th एकेडमिक ईयर होता है और 11th एकेडमिक ईयर होता है, कैम्ब्रिज असेसमेंट एजुकेशनल सिस्टम ने उसको एक नाम दिया हुआ है जिसको कि अब वो GCSE कहते हैं, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमारे यहां पे कभी वो, या वो कह लें कि 1986 से पहले वो O लेवल के नाम से जानी जाती थी। O का मतलब है ऑर्डिनरी,
आम, कुछ भी नहीं, आम ऑर्डिनरी जो आपने हर हालत में करनी है। अब 16 साल के बाद वो उनका एक साल होता है जिसको कि वो एएस एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। और जो 18वां साल है, ठीक है, 18वें साल को वो ए लेवल कहते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ एडवांस्ड लेवल। और कैम्ब्रिज एजुकेशनल सिस्टम जो है वो 18 साल तक की, अगर आपने कैम्ब्रिज की एजुकेशन ए एसोटेरिक यानी जिसके ऊपर ए के ऊपर स्टार लगा हो, जो ए से भी अबव होती है, ए, और अगर बी आपने ग्रेड्स उसमें अटेन किए हों, तो वो रिकमेंड करते हैं उस एजुकेशन को दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए, क्योंकि जो कुछ वो उन 18 साल के अंदर 13 साल की एजुकेशन में वो जो डिलीवर करते हैं ना, वो उसके ऊपर इस बात का क्लेम करते हैं कि जो हमने 13 साल ये पढ़ा दिया है ना, जितना मटेरियल हमने भर दिया इस बच्चे के दिमाग में 13 साल में, और जिसमें इसका क्वालिफिकेशन लेवल ए एसोटेरिक है या ए है या बी है, तो इसको रख के देखो जॉब पे और देखो ये कैसा परफॉर्म करेगा। और व्यूअर्स, आप यकीन कीजिए, मैं अभी एएस या ए लेवल को डील नहीं करता, मैं सिर्फ उनके पहले 11 साल की एजुकेशन को डील करता हूं, यानी KS1, KS2, KS3, KS4। और जो कुछ, और इसमें आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देने लगा हूं कि KS3 के बाद वहां पे एजुकेशन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट किस्म के हैं ना, उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एजुकेशनल प्लान्स हैं, ठीक है। जो कैम्ब्रिज का KS4 प्लान है ना, उसमें वो उसको रिकमेंड करते हैं जिसको के KS3 तक एब्सोल्युटली इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज आ गई हो, जिसको 9वीं जमात तक, यानी आसान लफ्जों में आप मुझसे सुन लें कि जिस कंट्री की ये जुबान है और इसके पैरेलल इसी तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए और न्यूजीलैंड वगैरह, कनाडा वगैरह, जिन्होंने इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखा हुआ है, वहां पे भी पहले 9 सालों में इंग्लिश की एज ए लैंग्वेज लर्निंग कंप्लीट हो जाती है और क्लोज हो जाती है। KS4 एजुकेशन के 10वें साल में और 11वें साल में उसकी असेसमेंट में, उसकी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की टेस्टिंग का नामो निशान नहीं है। और इधर मैं अभी BA के पेपर निकाल लेता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसमें देख लें, उसके 2 पेपर हैं, उसमें दूसरा पेपर आपने ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन रखा हुआ है। आपके CSS के पेपर्स में क्या है, आपने एक पेपर जो है वो कॉम्पोजिशन का रखा हुआ है, ऐसे राइटिंग कॉम्पोजिशन में आती है, ठीक है कि नहीं। तो जिसको आपने प्रेसी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपने ग्रामर डाली हुई है, हाँ, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस डाले हुए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डाली हुई है उसमें। ये तमाम चीजें इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे वो इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ स्टडी डील करते हैं या कंसिडर करते हैं, वहां पे पहले 9 सालों में कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आप सुन लीजिए,
जब उनकी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है 9 सालों में, तो वो लैंग्वेज ही क्लोज कर देते हैं। मैं जीसीएसई के आपके इंग्लिश के पेपर निकाल लेता हूं आपके सामने। 11-23 जिसका पेपर कोड है, जो हमारे रीजन का पेपर कोड है, उसमें किसी जगह पे उसने पूछा कि इसके सेंटेंस की करेक्शन करो। हाँ, कहीं वो एक्टिव पैसिव वॉइस है, कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वहां पे कहीं करेक्शन है सेंटेंस की? नॉट एट ऑल। वो क्लोज हो जाती है सारी। लिहाजा ये प्रूव हो गई बात कि इंग्लिश जो है एज ए लैंग्वेज आप 9 साल में सीखते हैं। तो इधर मैं, अब ये गर्मियों की छुट्टियां आती हैं ना, तो वो बैनर लग जाते हैं यहां पे कि आए आपको 2 महीने में इंग्लिश फटफट बोलना सिखाएं। और मैं बीए के पेपरों के लिए आपको दिखा देता हूं, रक्षों के पीछे ऐड लगे हुए, ठीक है, कि 6 हफ्तों में बीए की इंग्लिश की तैयारी मुकम्मल करें। आपके सीएसएस एग्जामिनेशन में पता है आपको कितनी पास परसेंटेज है इंग्लिश की? फेल ही सारे उसमें होते हैं। 1%, 2% बस। और अब जाके पिछले कुछ 2, 4, 5 या 6 सालों से एक उसमें उन्होंने एक सिस्टम रखा है, एक फिल्ट्रेशन का सिस्टम रखा है कि पहले वो एक ऐसा टेस्ट रखते हैं जिसमें जो फेल हो जाए उनको तो वो आगे पूरे सब्जेक्ट्स में अपीयर ही नहीं होने देते। जो उसमें से पास हो उनका वो रिस्क लेते हैं आगे जाके उनको फुल सब्जेक्ट्स में अपीयर होने का, ताकि फुल सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो इतना डिजास्टरस और इतना शेमफल ना आए, बुरा रिजल्ट ना आए, जिससे कि बेइज्जती हो, बदनामी हो रियासत की। अब व्यूअर्स, मैं अब आपको, मैंने जिस एजुकेशनल सिस्टम को डार्क कहा है, होपलेस कहा है, वो कैसे डार्क है आपको अब ये भी बताता हूं। ये डार्क कैसे है, ये देखें व्यूअर्स, मेरे हाथ में लेटेस्ट 2024 की, ये अभी एक सब्जेक्ट है। एजुकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग है, ठीक है। और वो टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग खाली इंग्लिश की नहीं है। करिकुलम में बहुत से सब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं। करिकुलम में अब आपको करिकुलम की डिटेल बताने लगा उनकी, जरा ये चेक कीजिएगा उनके करिकुलम की डिटेल क्या है, जो केएस एजुकेशन है। अब आप उसमें देखिए, उसके ग्रुप्स बने हुए हैं, देखिए 2। पहला ग्रुप है कोर सब्जेक्ट्स। कोर का मतलब होता है मेन, इसेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो 3 सब्जेक्ट्स हैं। यहां पे चूंकि मेरे हाथ में चूंकि इंग्लैंड का नेशनल करिकुलम है, तो यहां पे लैंग्वेज की जगह पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर ये जर्मन होता तो यहां जर्मन लिखा होता, फ्रेंच होता तो यहां पे फ्रेंच लिखा होता, जापानीज होता तो यहां पे जापानीज लिखा होता, चाइनीज होता तो यहां चाइनीज लिखा होता, ठीक है। अगर डेनमार्क का होता तो यहां डेनिश लिखा होता। तो यानी पहला कोर सब्जेक्ट क्या हो गया? लैंग्वेज। दूसरा कोर सब्जेक्ट आप देख लीजिए, वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स तो जहां तक मुझे मालूम है, मेरी ऐसी हकीर सी छोटी सी स्टडी है, वो सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल से भी पहले के लोगों की इजाद है। वो तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, क्योंकि सारी दुनिया ही उस पर बेस करती है। लैंग्वेजेस तो बदलती रहती हैं। सोक्रेटिस कोई इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं पढ़ाता था ना, या प्लेटो इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं पढ़ाता था, या अरिस्टोटल इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं पढ़ाता था, सोफोकल्स इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं पढ़ाता था ना, ठीक है कि नहीं। वो तो इंग्लिश लिटरेचर में उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया हुआ है, उनकी सारी स्टडी को कन्वर्ट किया गया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं थी ना तब, मगर मैथमेटिक्स था तब। और तीसरा सब्जेक्ट जो कोर है वो है साइंस। अब अगले उसने जो सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको वो कहता है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन आप समझते हैं ना क्या होती है? बेस, बुनियाद।
उसमें देखें आर्ट एंड डिजाइन, सिटीजनशिप, कंप्यूटिंग, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। और नीचे मैं कहीं ये भूल ना जाऊं जो आपने यहां पे मिसकंसेप्शन उनके बारे में फैलाई हुई है, ठीक है, उनके निजाम तालीम के बारे में, वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि ऑल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू टीच रिलीजियस एजुकेशन एट ऑल की स्टेजेस। चारों की स्टेजेस में तमाम स्कूल जो हैं स्टेट के, वो रिलीजियस एजुकेशन देंगे। कौन सी? वो वाली जो जिसको चाहिए। समझ आ गई आपको बात? मुसलमान को इस्लामिक चाहिए, उसको इस्लामिक देंगे, ठीक है। क्रिश्चियन को जो चाहिए उसको बाइबल की देंगे, ज्यू को जो चाहिए वो उसको तौरा की देंगे, हिंदू को जो चाहिए वो उसकी गीता की देंगे, या जो भी उनकी किताबें हैं। और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद एक, अब इसकी भी देख लें, रिलीजियस, उस एक और एजुकेशन है जिसका नाम है सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन। अब इसकी भी देखें उन्होंने की स्टेजेस बनाई हुई है। KS1 में यानी पहले दूसरे साल में सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। तीसरे से लेकर KS2 में सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, मगर KS3 और KS4 में साथ सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन भी ऐड हो जाती है। और इसकी डिटेल में आपको मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है कि व्हाट इज, क्या कहते हैं, सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन, वो मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि ये सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन स्कूलों में होती क्या है, ये क्या है। अब व्यूअर्स आप ये देखें कि दुनिया का वो कंट्री जिसकी के लैंग्वेज सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाती है, अभी आप YouTube पे चेक कर लें, मैंने वीडियो चेक करके आपको ये क्लेम कर रहा हूं कि 2013 से 2100 पूरे तक, 2013 से लेकर 24 तक तो अब हो गए, और 2100 तक अभी इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज रहेगी। और अबव ऑल जितना एकेडमिक मटेरियल इसमें है किसी और लैंग्वेज में नहीं है। यह है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। अब व्यूअर्स जो इसमें आपको मैं एक और चीज बताने लगा हूं यहां पे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, यहां पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लिटरेसी क्या होती है व्यूअर्स? लिटरेसी होती है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है व्यूअर्स। लिटरेसी होती है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। रीड एंड राइट की एबिलिटी किस वक्त बंदा सीखता है? जिस वक्त वो स्कूल में होता है। कभी लिटरेसी की एबिलिटी, अब आगे उसने कहा है कि लिटरेसी की बेसिक स्किल्स होती हैं। लिटरेसी की बेसिक स्किल्स होती हैं। क्या लिटरेसी की बेसिक स्किल्स जो हैं वो कैम्ब्रिज की पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाई जाती हैं, या ऑक्सफोर्ड की पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाई जाती हैं, या स्टैनफोर्ड में सिखाई जाती हैं? और आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जो स्कूल का बच्चा होता है वो कहलाता है प्यूपिल, और जो स्कूल से आगे वाली एजुकेशन का जो बच्चा होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, वो कहलाता है स्टूडेंट। अब इसमें यहां पे उसने रिलेशनशिप बताया है लैंग्वेज और लिटरेसी का, यानी प्यूपल्स की जो लिटरेसी है उसका लैंग्वेज के साथ क्या कंसर्न है, उसका लैंग्वेज के साथ क्या कंसर्न हो सकता है, उसका लैंग्वेज के टूल्स के साथ क्या कंसर्न है। और लैंग्वेज के टूल्स क्या होते हैं? उसकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर के रूल्स, उसके इडियम्स, उसके फ्रेजेस, उसके प्रोवर्ब्स,
उसकी लिटरेरी टर्म्स, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच, और क्या कुछ नहीं, सब कुछ पूरे का पूरा ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, जो कि 5 हिस्सों में है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच,